दोस्तों, ये इस कहानी का 5वां चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इसके पहले के चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इसे समझने के लिए इसके पहले के सभी चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो देख वसुधा की आंखों में शर्म के भाव आ गए। दरअसल पिछली रात जब वसुधा को ऋषि अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाया, उस समय उसकी उछल कूद और मस्ती की वजह से फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया और हाथ से छूटकर क्राउच के क्राउन पर फंस गया और इस तरह से फंसा कि कमरे में जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड हो गया। उसमें वसुधा का किसके लिए जिद करना और अपने होंठ आगे कर ऋषि के होठों के पास ले जाना, फिर ऋषि का उसके गालों पर किस करना, सब साफ नज़र आ रहा था। वसुधा वीडियो देख हैरान रह गई। ऋषि उसे बहुत ही प्यार से संभाल रहा था। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत था, कुछ रिकॉर्ड नहीं था सिवाय शांत कमरे के। लेकिन कुछ समय बाद ऋषि वसुधा को गोद में उठाया, फिर से अंदर आया। इस समय दोनों भीगे थे तो वसुधा समझ गई कि इसी समय शायद वो पूल में गिरी होगी। ऋषि की परवाह, उसकी चिंता उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। वसुधा ने देखा कि उसके कपड़े बदलते समय ऋषि के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो बस नजरें नीचे की उसे शर्ट पहना रहा था। ये देख वसुधा के पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। फिर अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए बोली, कैसे इंसान है ये, इन्हें कुछ होता नहीं क्या? मुझे ऐसे देखकर भी इनकी नीयत नहीं बिगड़ी। क्या मुझ में कोई कमी है या फिर वो मुझे इस काबिल ही नहीं समझते? क्या सोच रही है वसुधा? उसने अपने सिर पे एक चपत लगाई, फिर आगे देखने लगी। उसने देखा वो कितने सुकून से ऋषि की बाहों में सो रही थी। ये देख उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैंने उनको कितना गलत समझा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने तो सारी रात मुझे संभाला, मेरी केयर की, और मैंने उन्हीं पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। हाँ, मुझे उनसे अभी माफ़ी मांगनी होगी। बहुत हर्ट किया है मैंने उन्हें। वसुधा ये बोलती दौड़ती हुई नीचे आई। रोनित भाई, मुझे घर जाना है, वसुधा ने कहा। हाँ भाभी, चलती हैं, पहले नाश्ता तो कर ली, रोनित ने कहा। नहीं, मुझे अभी जाना है वसुधा, घर पहुंचने में हमें 3 घंटे लग जाएंगे, पहले कुछ खा लो। रूही ने चेयर खींच वसुधा को बिठाया। नहीं, नाश्ता करने तक रुकने का ना मेरे पास टाइम है ना सब्र। अगर आप लोग नहीं आ रहे तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी, वसुधा ने कहा और बाहर जाने लगी। रुकिए भाभी, हम आते हैं, रोनित ने कहा और रूही को इशारा कर बाहर पार्किंग में जाने लगा। तुम चलो, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ, रूही ने कहा और ऊपर कमरे में चली गई। वसुधा भी रूही को देखते हुए बाहर आ गई। रोनित गाड़ी लेकर बाहर उन दोनों का ही वेट कर रहा था। उधर वसुधा जाकर पीछे की सीट पे बैठ गई। कुछ देर बाद रूही आई और वो रोनित के बगल वाली सीट पे बैठ गई। रोनित ने गाड़ी स्टार्ट की। वसुधा खामोशी से बैठी थी। उसने ऋषि से जो जो कहा उसे वो सब याद आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी पलकें झपकाकर उसने आंसुओं से गालों को तर किया। ऋषि इधर इंदौर पहुंचा, लेकिन घर न जाकर वो सीधा ऑफिस आया। अपने कैबिन में जाकर चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गया। उसके कानों में एक बार फिर वसुधा के कहे शब्द गूंजे। उसने गुस्से से अपने टेबल पर का सारा सामान नीचे गिरा दिया और टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। टेबल का कांच टूट ऋषि के हाथ में लग गया। एक बार फिर उसका हाथ जख्मी हो गया। ऋषि के अंदर जैसे आग लगी हो। उसे इन चोटों से ज़्यादा दर्द वसुधा के इल्ज़ाम से, उसके कहे शब्दों से हो रहा था। वो कहते हैं ना, कभी कभी अपनों के कहे शब्द लोगों के पत्थर मारने से ज़्यादा आहत करते हैं। वही चोट ऋषि के दिल पर लगी थी। सजना ने फूल मारिया, मेरी रूह फलक तक रोई, पर लोगों के पत्थर की मुझे पीर जरा भी न हुई। वसुधा गाड़ी में अब भी खामोश और परेशान है। उसे ऐसे देख रोनित बोला, भाभी आप इतना टेंशन मत लो, घर जाकर ऋषि से आराम से बात करना, उसे समझाना, वो समझ जाएगा, वो माफ़ तो कर देगा ना। वसुधा बेचैनी से बोली, डोंट वरी भाभी, ऋषि से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी
वो ऊपर से जितना खड़ूस और गुस्सैल दिखता है, अंदर से उतना नर्म है, बिल्कुल नारियल की तरह। रोनित ने रियर व्यू मिरर से देखकर कहा। वसुधा ने सिर हिलाया। वसुधा अपना मूड ठीक करो यार, अब मुस्कुरा दो, रूही ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन मेरी वजह से आप लोग भी बिना कुछ खाए आ गए, आप दोनों को तो भूख लगी होगी। वसुधा बेचारगी से बोली, फिकर नॉट वसुधा, नाश्ता मैं पैक कर लाई हूँ, रूही ने कहा तो वसुधा उसे देखने लगी। आई एम सॉरी वसुधा, वो रोनित को ना भूख बर्दाश्त नहीं होती तो उसके लिए, रूही ने कहा। इसमें सॉरी की क्या बात है, उल्टा मुझे तो खुशी हुई कि आपको रोनित भाई का कितना ख्याल है। आप बहुत प्यार करती हैं ना रोनित भाई से, वसुधा बोली। हाँ बहुत, रूही ने रोनित को प्यार से देखकर कहा। मैं भी कहता हूँ तुमसे बहुत प्यार, रोनित तपाक से बोला। तो रूही मुस्कुराने लगी और रोनित के पास आकर उसके गाल पर किस कर दिया। ये देख वसुधा को वीडियो में ऋषि का उसके गालों को होठों से छूना याद आया। उसके बाद अनायास ही अपने गाल छूने के लिए उठ गए। वसुधा के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। वसुधा, वसुधा, हाँ हाँ, रूही की आवाज़ से वसुधा की तंद्रा टूटी। कहाँ खो गई? ये खाओ, रूही ने उसकी ओर प्लेट बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो, वसुधा बोली। भाभी यार खा लो, उस डेविल का सामना करने के लिए ताकत भी तो चाहिए होगी, रोनित ने कहा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे भूख नहीं है और मेरा मन भी नहीं है, वसुधा ने कहा। अच्छा थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर, रूही ने थोड़ा जोर देते हुए कहा। तो वसुधा ने बिना मन के थोड़ा सा खा लिया। ऐसे ही सफ़र कट गया और वो तीनों घर पहुँचे। वसुधा जल्दी से कार से बाहर आई और दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। इस समय लिविंग रूम में दादी माँ और बुआ जी बैठी कुछ बातें कर रही थी। वसुधा सीधे अपने कमरे में जाने लगी कि बुआ जी की आवाज़ आई। माँ, आपके लाडले की पत्नी तो बड़ी ही घमंडी है, बोलो भला, हम यहीं बैठे, ये हमें ऐसे अनदेखा करके सीधा अपने कमरे में भाग रही है। इतना सुनते ही वसुधा के कदम रुक गए। दादी माँ ने उस ओर देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, वसुधा बेटा, तुम लोग आ गए? जी दादी माँ, वसुधा ने उनके पास आकर कहा। कैसी रही तुम्हारी आउटिंग? दादी माँ ने प्यार से वसुधा के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन ये देख, बुआ जी मुंह बनाने लगी। उसी समय रोनित और रूही भी अंदर आए। आउटिंग बहुत अच्छी रही दादी माँ, बहुत मज़ा आया, रोनित ने कहा। उन दोनों को देख दादी माँ ने उनके पीछे देखते हुए कहा। ऋषि कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? दादी ने जैसे ही ऋषि के बारे में पूछा तो वसुधा रूही और रोनित को देखने लगी। उन तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ये देख बुआ जी टेढ़ा मुस्कुराए हुए बोली, लो माँ, आपका लाडला तो अपनी बीवी को छोड़कर कहीं और चला गया, वो इनके साथ भी नहीं आया। नई नई शादी में ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा? नहीं बुआ जी, ऋषि हमारे साथ ही आया है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसकी ऑफिस से कॉल आ गया। किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है, इसलिए इसीलिए वो ऑफिस चला गया। उसे रास्ते में छोड़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, रोनित ने बात को संभालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग अपने कमरे में जाकर आराम करो, थक गए होगे। नहीं दादी माँ, मैं और रूही तो घर जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं आप सबसे, रोनित ने कहा। ठीक है बेटा, आते रहना, दादी माँ ने कहा। अच्छा भाभी, रूही वसुधा के पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, तुम कोई टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, बस ऋषि से अपने मन की सारी बात कह देना। रूही वसुधा से अलग हुई और दोनों सबको बाय बोलकर वहाँ से चली गई। बेटा तुम भी जाकर आराम करो, दादी माँ ने वसुधा से कहा। जी। वसुधा भी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से सटकर नीचे बैठ गई और वहीं बैठकर रोने लगी। शाम से रात हो गई लेकिन ऋषि घर नहीं आया। शैलजा डिनर के लिए वसुधा को 2 बार बुलाने भी आई, लेकिन वसुधा ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो थकी होगी ये सोच शैलजा उसे आराम ही करने दी।
देर रात ऋषि घर आया। घर के सभी लोग सो चुके थे। ऋषि सीधा अपने कमरे की ओर आया। दरवाजे का नॉक घुमाकर ऋषि जैसे ही अंदर जाने को हुआ तो एक बार फिर वसुधा के बारे में सोचकर उसके कदम वहीं ठिठके। वो तुरंत वहां से दूसरे कमरे में चला गया। सुबह वसुधा की नींद खुली तो खुद को जमीन पर ही सोता पाया। मैं रात भर यहीं सोती रही। इसका मतलब रात में कमरे में ये नहीं आए, वसुधा खुद से बोली और जल्दी से उठकर तैयार होने लगी। तैयार होकर वो नीचे आई तो देखा वहाँ सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे सिवाय ऋषि की। अरे बेटा, तुम आ गई, आओ बैठो नाश्ता करो, दादी माँ ने वसुधा को देखकर कहा। वसुधा शैलजा के बगल वाली चेयर पे जाके बैठ गई। बेटा, अब कैसा फील कर रही हो, दादी माँ ने पूछा। जी, वसुधा असमंजस में बोली। ऋषि ने कहा कि तुम कल कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, इसीलिए तुम रात में डिनर के लिए भी नहीं आई, शैलजा ने कहा। जी अब ठीक हूँ मैं, वसुधा ने कहा और नाश्ता करने लगी। रोनित ऋषि से मिल गई। उसके ऑफिस आया क्योंकि ऋषि उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। रोनित ने ऋषि का कैबिन नॉक किया तो अंदर से ऋषि की आवाज़ आई, कम इन। थैंक यू सर, रोनित अंदर आते हुए बोला। तू यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ? ऋषि शांत लहजे में बोला। क्या यार, एक तो तू मेरी कॉल रिसीव नहीं करता, उस पर जब तुझसे यहाँ मिलने आऊँ तो तू ऐसे सवाल करेगा। काम क्या है ये बता, बकवास बंद कर अपनी, ऋषि उसे घूरते हुए बोला। सॉरी यार, सॉरी, हाँ सॉरी, बोलने से सब ठीक हो जाएगा। तुझे क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की? तू जानता है कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है उसे मुझे लेकर। वो मुझे क्या समझती है, जानता है तू? अंदाज़ा भी है तुझे इस बात का? ऋषि गुस्से में बोला। भाभी की सारी गलतफहमी दूर हो गई यार, रोनित एकदम से बोला तो ऋषि उसे हैरानी से देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहा है? भाभी ने तुझे बताया नहीं? मैंने उससे कोई बात नहीं की इस बारे में। मतलब तूने भाभी से अब तक बात ही नहीं की? क्या बात करूं, तू बता, क्या बात करूं? ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं उसने मुझ पर कि मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही है यार। लेकिन उनको सच्चाई का पता चल गया है। मैंने उन्हें सब सच बता दिया और सारे सबूत भी उन्हें उसी दिन मिल गए। तो उनसे एक बार बात तो कर, रोनित बोला और उसे उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। इसका मतलब अगर सबूत ना होते तो उसे मुझ पर कभी यकीन नहीं होता। ऋषि खन्ना के चरित्र को साबित करने के लिए उसे सबूत की ज़रूरत पड़ी। उसे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। ऋषि दुखी होते हुए बोला। देख, अब तू गलत ट्रैक पर जा रहा है। मेरी मान, भाभी से बात कर इस मामले को यहीं ख़त्म कर, बात बढ़ाने से और बढ़ेगी, रोनित समझाते हुए बोला। बात तो बढ़ चुकी है। किसी भी रिश्ते की नींव प्यार से ज़्यादा विश्वास पर टिकी होती है और वही नहीं है उसे मुझ पर, ऋषि बोला। यार, तू कैसी बातें कर रहा है? तूने कभी विश्वास दिलाया क्या तुम्हारे रिश्ते में? वो सिक्योरिटी फील करवाई उन्हें जो एक नॉर्मल कपल के बीच होती है। तू तो भाभी से ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? इसीलिए कह रहा हूँ, बात कर उनसे, बाकी तेरी मर्जी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब से बहुत दुखी हैं वो। तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। और रोनित बोला तो उसकी बात बीच में काटते हुए ऋषि ने कहा, छोड़ वो सब, मैं बाद में देख लूँगा। ये सुन रोनित समझ गया कि ऋषि इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि कल मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। पापा ने बुलाया है और रूही भी साथ जा रही है, तो बस बाय बोलने आया था। रोनित उसके गले लग कर बोला। चल बाय, फिर मिलेंगे, जल्दी आना इस बार, ऋषि उससे अलग होते हुए बोला तो रोनित ने कहा, मिलने आएगा तू इस बार, वो भी भाभी के साथ, क्या समझा? ठीक है, कोशिश करूँगा, ऋषि ने कहा तो रोनित एक बार फिर उसके गले मिल वहाँ से चला गया। रात में ऋषि फिर से देर रात आया और कमरे में ना जाकर वो दूसरे कमरे में गया
और वहीं से रेडी होकर ऑफिस चला गया। अब ये सिलसिला रोज होता। ऋषि सुबह जल्दी चला जाता और रात देर से आता। वसुधा से उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाती। वसुधा किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब वसुधा इस आंख मिचौली से तंग आ गई थी। 1 हफ्ता हो गया आपस में मिली। कौन कहेगा कि मैं और आप एक ही घर में रहते हैं। इतना नाराज है आप मुझसे कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कम से कम मुझे मेरी सफाई का मौका तो दो। वसुधा ऋषि की तस्वीर देखकर बोली। उसने कुछ सोचा, फिर खुश होते हुए नीचे किचन में आई। महाराज जी, आज क्या बन रहा है? वसुधा कुक से बोली। बिटिया, भिंडी मसाला, पनीर, दाल, रोटी और चावल। महाराज जी बोली। महाराज जी, वो आपके छोटे साहब को क्या पसंद है, आप मुझे बताएंगे? वसुधा हिचकिचाते हुए बोली। मुझसे पूछ लो, मैं बताती हूँ। वसुधा ने पलट के देखा तो शैलजा खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ तो मुझसे पूछो, देवर जी को क्या पसंद है, मैं बताती हूँ। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि आज ऋषि की पसंद क्यों पूछी जा रही है? शैलजा ने कहा। ओ भाभी, मैंने सोचा आज मैं उनकी पसंद का लंच खुद अपने हाथों से बनाकर उनके लिए लाऊं। वसुधा धीरे से बोली। बहुत अच्छा सोचा तुमने। आओ मैं बताती हूँ ऋषि को क्या पसंद है। उसे पसंद है आलू गोभी, काली दाल और हाँ, मिक्स रोटी। तुम बना लोगी? शैलजा ने पूछा। जी बना लूँगी। और मीठे में क्या पसंद है? मीठे में पसंद है खीर। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। नहीं भाभी, मैं खुद करना चाहती हूँ, वसुधा ने उन्हें रोकते हुए कहा। तो शैलजा मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी हो गई। वसुधा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी और शैलजा उसे कुछ देर देखती रही, फिर किचन से बाहर आ गई। वसुधा और ऋषि के बारे में सोच मुस्कुराने लगी। शैलजा, क्या बात है बेटा, जो ऐसे मुस्कुराया जा रहा है? बड़ी खुश नजर आ रही हो, दादी माँ ने शैलजा को देखकर कहा, जो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जा रही थी। जी दादी माँ, आप सुनोगी तो आप भी खुश हो जाओगी। ऐसी क्या बात है दादी माँ? लगता है अब ऋषि की जिंदगी में भी सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये दादी माँ की वसुधा ऋषि के लिए अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना बना रही है और आज वो खुद ऋषि के लिए लंच उसके ऑफिस ले जाएगी। तुम सच कह रही हो शैलजा? जी दादी माँ, इसका मतलब समझ रही हैं ना आप? बहुत अच्छे से, दादी माँ खुश होते हुए बोली और घर के मंदिर में आकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। बस मेरी ऋषि की ज़िंदगी भी पटरी पे आ जाए और कुछ नहीं चाहती मैं आपसे। उस बच्चे ने बहुत दर्द सहे हैं, उसे अब उसके हक का प्यार मिल जाए। ऐसा ही होगा दादी माँ, अब आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। शैलजा ने उनके कंधे को पकड़कर कहा और उन्हें लिविंग एरिया में लाकर काउच पे बिठा दिया। वसुधा लंच लेकर ऋषि के ऑफिस पहुंची। उसने रिसेप्शन पर आकर ऋषि के बारे में पूछा। आपके पास अपॉइंटमेंट है मैम? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। नहीं, आप उनसे कहिए कि मैं आई हूँ। मैं कौन? रिसेप्शनिस्ट ने अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं वसुधा। उनसे कहिए वसुधा आई है उनसे मिलने। श्योर मैम, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और ऋषि के कैबिन में फ़ोन किया। लेकिन ऋषि अपने कैबिन में नहीं था, शायद किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था। मैम, सर शायद अपने कैबिन में नहीं हैं, किसी मीटिंग में बिजी होंगे, आप बाद में आना अपॉइंटमेंट लेकर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। नहीं, मैं कुछ देर वेट कर लेती हूँ, वसुधा ने कहा और वहीं बैठ गई। वो रिसेप्शनिस्ट उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी। अब उसे नहीं पता था कि ये उनकी लेडी बॉस है। कुछ देर वेट करने के बाद वसुधा ने घड़ी में टाइम देखा तो 2 बजने वाले थे। लंच का टाइम भी हो रहा है। अब मैं क्या करूं? वो अपना फ़ोन देखने लगी। मैं भी कैसी पागल हूं ना, इतने दिनों में उनका नंबर भी नहीं लिया। भाभी से लूँ, लेकिन मैंने भाभी का भी तो नंबर नहीं लिया। एक काम करती हूँ, पापा को कॉल करती हूँ, उनसे लेती हूँ नंबर, वसुधा ने कहा और अपने पापा को फ़ोन करने लगी। फिर उनके हाथ रुक गए। नहीं, पापा क्या सोचेंगे, मेरे पास अपने पति का नंबर तक नहीं है।
हजारों सवाल आएंगे उनके मन में हमारे रिश्ते को लेकर। एक बार फिर से फ़ोन करिए ना, वसुधा ने रिसेप्शनिस्ट से कहा तो वसुधा को अजीब सी नज़रों से घूरते हुए बोली, सर को बहुत से काम होते हैं मैम, आप बाद में आइए। वसुधा मन में बोली, अब क्या करूं, इन्हें बता दूं कि मैं कौन हूं? नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। वसुधा लिफ्ट की ओर जाने लगी। मैम आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए प्लीज़, आप ऐसे नहीं जा सकती, रिसेप्शनिस्ट बोलती रही। लेकिन वसुधा लिफ्ट में आ गई। इनका केबिन कौन से फ्लोर पर है? मैं भी ना, कितनी झल्ली हूँ, कुछ पता है नहीं, बस चली आई ऐसे मुंह उठाकर। वसुधा ने खुद से ही कहा और भगवान का नाम लेकर 10th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट से बाहर आकर देखा तो हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। वो हर कैबिन को देखते हुए आगे बढ़ती गई। वो एक कैबिन के सामने आकर रुक गई जिसके दरवाजे पर ऋषि का नाम था। वो खुश होते हुए एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई, ऐसे बिना नॉक किए। कोई उसके कैबिन में आया, ये देख वो गुस्से में बोला, नॉक करके आने के मैनर्स नहीं है। सॉरी। वसुधा की आवाज़ पर उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो वसुधा को देख दंग रह गया। लेकिन वसुधा का ध्यान उसके बगल में खड़ी लड़की पर था जिसने नी लेंथ स्कर्ट पहनी थी और हल्के मेकअप में बड़े स्टाइल के साथ वो ऋषि से एकदम सट के खड़ी थी और दोनों का ध्यान नीचे फाइल पर था। लेकिन वसुधा को ये देख अच्छा नहीं लगा। ऋषि के करीब किसी लड़की का होना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखों में नमी आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि बोला, सर ये मैम मेरा परमिशन के अंदर आ गई। तब तक रिसेप्शनिस्ट भी वसुधा के पीछे वहाँ आकर बोली, तुम जाओ। ऋषि ने कहा तो रिसेप्शनिस्ट चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि ने दोबारा वसुधा से पूछा। लेकिन वसुधा का ध्यान अब भी उसी लड़की पर था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। ऋषि की आवाज़ से वसुधा चौंकी। हाँ, ओ सॉरी, मैं आपके लिए ये लाई थी, लेकिन सॉरी, मुझे यहाँ ऐसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। वसुधा ने अपने हाथ का लंच वाला बैग वहीं रखा और वहाँ से बिना कुछ कहे बाहर भाग गई। ऋषि ने उसे आवाज़ भी लगाई लेकिन वसुधा ने उसकी नहीं सुनी। नीचे आकर उसने एक बार रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखा जो उसे ही देख रही थी। वसुधा उसके पास आई और उसे सॉरी बोल बाहर आ गई। गाड़ी में बैठ उसने ड्राइवर से चलने के लिए कहा। वसुधा का ऐसे जाना ऋषि को अच्छा नहीं लगा। उसने रिसेप्शन पर फ़ोन किया। हेलो, वो अभी अभी जो लेडी यहाँ से गई उन्हें रोको। सर वो तो चली गई जी, रिसेप्शनिस्ट बोली तो ऋषि ने फ़ोन रख दिया। आज फिर तुम मुझे गलत समझकर बिना मेरी बात सुने चली गई, ऋषि ने खुद से ही कहा। उसका ध्यान वहीं रखे बैग पर गया जो वसुधा रख कर गई थी। वो उस बैग के पास आया, खोल कर देखा तो उसमें लंच बॉक्स था। लंच बॉक्स देख ऋषि के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। वसुधा उसके लिए खाना लाई थी, ये जान उसे खुशी हो रही थी। ऋषि ने लंच बॉक्स खोला तो देखा उसमें सारी उसकी पसंद की डिशेस थी, आलू गोभी, काली दाल और खीर। उसने जल्दी जल्दी प्लेट में खाना निकाला और मुंह में पहला बाइट रखते ही उसके मुंह से आवाज़ आई, खाना बहुत ही टेस्टी था। ऋषि ने खाना फिनिश किया और खीर खाते हुए मन में बोला, मिस तीखी मिर्च जितना गुस्सा करती है उसे देख लगता नहीं कि खाना भी इतना टेस्टी बनाती होगी, और ये खीर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ऋषि ने स्वाद लेकर कहा। वहीं वसुधा जब घर पहुंची तो बिना किसी को देखे जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर जाते समय किसी से टकरा गई। टकराने वाले शख्स से दूर होकर उसने नजरें उठा के सामने देखा तो एक अनजान को देख वो इधर उधर देखने लगी। लेकिन सामने खड़ा इंसान उसे ऊपर से नीचे अजीब नजरों से घूर रहा था। वसुधा ने भी उसे घूरते हुए पूछा, आप कौन? तभी बुआ जी के पीछे से आवाज़ आई, लड़की तुम होती कौन हो मेरे बेटे से ये पूछने वाली? वसुधा ने उस ओर देखा तो बुआ जी उसी की ओर आ रही थी जो उसे गुस्से से देख रही थी। सुनो लड़की, होगी तुम माँ की लाडली, लेकिन मेरे सामने ये तुम्हारा भोला बनने का नाटक नहीं चलेगा, समझी तुम?
वसुधा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सुनती रही। ऐसा नहीं था कि वसुधा के पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। चलो माफ़ी मांगो मेरे बेटे से, बुआ जी बोली तो। वसुधा अचरज से उन्हें देखने लगी। अब ऐसे क्या देख रही हो? जो कहा है वो करो, बुआ जी ने कठोरता से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुन दादी माँ और शैलजा बाहर आई। क्या हुआ शांति, ऐसे क्यों चीख रही है? दादी माँ ने पूछा। माँ, ये तो आप अपने लाडली की पत्नी से पूछिए। शांति ने कहा और मुंह फेर लिया। वसुधा की आंखें भर गई। माँ छोड़िए ना, कुछ नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पहचानती, बुआ जी के बेटे ने कहा। क्या हुआ, कोई कुछ बताएगा भी? दादी माँ बोली। कुछ नहीं नानी माँ, आप तो जानती हो माँ को। दरअसल ये मुझसे मेरी पहचान पूछ रही थी। ओह, तो इसमें गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? वसुधा नहीं जानती अजीत को तो बता देती कि ये कौन है। दादी माँ ने कहा तो बुआ जी मुंह बनाने लगी। बेटा ये अजीत है, शांति का बेटा, दादी माँ ने मिलवाते हुए कहा। जी नमस्ते, वसुधा ने कहा तो अजीत ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर अपने हाथ बढ़ा दिए। वसुधा ने दादी माँ की ओर देखा तो उन्होंने पल के झपका दी। वसुधा ने भी उनकी ओर हाथ बढ़ाया, अजीत से हाथ मिला लिया, लेकिन अजीत के स्पर्श से वसुधा को बहुत गंदी सी फीलिंग आई। उसने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। अजीत गंदी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। को बहुत गंदी सी फीलिंग आई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। अजीत गंदी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। बेटा तुम ऋषि को खाना खिला आई? दादी माँ ने पूछा। जी दादी माँ। अच्छा ठीक है, जाकर कमरे में आराम करो, दादी ने कहा तो वसुधा अपने कमरे में जाने लगी। अजीत वहीं खड़ा उसे देखता रहा। ऋषि ने लंच फिनिश किया तो पियून ने आकर प्लेट हटाई और लंच बॉक्स पैक कर बैग में रखने लगा कि उसे एक कागज़ मिला। सर, ये इसमें मिला। पियून ने कागज़ ऋषि को दे दिया। सब साफ कर पियून चला गया। ऋषि ने उस कागज़ को खोला तो देखा वो एक लेटर था जो वसुधा ने ऋषि के लिए लिखा था। सॉरी, जानती हूँ गलत किया, बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ऋषि ने बिना किसी भाव के लेटर पढ़ा और फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। रात में ऋषि फिर से देर आया, लेकिन वसुधा आज ऋषि का वेट कर रही थी। उसने बालकनी से ऋषि को गाड़ी से उतरते देखा तो बहुत खुश हुई। वो जल्दी से कमरे में आई और खुद को एक नज़र आईने में देखा। वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो खुद इससे अनजान थी। वो कमरे से बाहर आई तब तक ऋषि ऊपर आ गया। वो ऋषि से कुछ कहती उससे पहले ही ऋषि उसे अनदेखा कर दूसरे कमरे में चला गया। वसुधा उदासी से ऋषि के कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी। कुछ देर वहीं खड़ी होकर फिर वो भी अंदर चली गई, लेकिन किसी की दो आंखों ने उन दोनों को देख लिया और वो था अजीत। ओह, ये मैंने क्या देख लिया? इसका मतलब उस घमंडी ऋषि की बीवी और उनके बीच कोई प्रॉब्लम है। दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है बेचारी के साथ, ऋषि ने कहा और घटिया तरीके से मुस्कुरा दिया। वसुधा बिस्तर पर बैठ खुद से ही बोली, ये तो अब भी नाराज़ हैं, कैसे मनाऊं इन्हें? देखकर तो लगता है इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। क्या करूं मैं? वसुधा ऋषि के बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह वसुधा जल्दी उठी। रेडी होकर वो नीचे गई। शैलजा और दादी माँ उसे हमेशा की तरह नीचे ही मिल गए। उसने मंदिर में आकर पूजा किया और शैलजा के साथ नाश्ता लगाने लगी। एक एक कर सभी नीचे आए। ऋषि ने वसुधा को एक नज़र देखा, फिर चेयर पर बैठ नाश्ता करने लगा। वसुधा ऋषि की एक नज़र की लवगवार थी, लेकिन वो बिना उसकी ओर ध्यान दिए नाश्ते में बिजी रहा। उसी समय अजीत ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी नज़रें उन दोनों पर ही थी। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। ऋषि को अजीत मुस्कुराते हुए बोला, हाय ऋषि, कैसे हो? ओह अजीत, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ तुम कब आए? ऋषि ने अजीत से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तो कल ही आ गया था, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हुई। तुम डिनर के समय भी नहीं मिली। अजीत ने वसुधा की ओर देखा, फिर ऋषि से कहा, हाँ
वो रात में देर से आया तो सीधा कमरे में ही चला गया। ऋषि ने कहा। ओ अच्छा, ऋषि ने जवाब दिया और फिर से वसुधा को देखने लगा। ऋषि बेटा, देख रही हूँ आजकल बहुत लेट आ रहे हो तुम। बहू बेचारी तुम्हारा इंतजार करती रहती है, ये ठीक बात नहीं है बेटा, दादी माँ ने कहा। हाँ ऋषि, इतनी रात तक वसुधा को इंतजार कराना ठीक नहीं। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, शैलजा ने दादी माँ का समर्थन करते हुए कहा। सॉरी भाभी माँ, वो काम कुछ ज़्यादा हो गया ऑफिस में, और वैसे भी मैंने वसुधा से कह दिया है कि वो मेरा इंतजार न करे, ऋषि ने वसुधा को बिना देखे ही कहा। अजीत का ध्यान ऋषि और वसुधा पर ही था। बुआ जी अंदर ही अंदर ऋषि से जल भुन रही थी। उन्हें ऋषि बिल्कुल पसंद नहीं। माँ, अपने लाडले से बातें हो गई हूँ तो थोड़ा मेरे बेटी से भी कर लो, आप तो इसके आगे किसी को देखती ही नहीं, बुआ जी ने ऋषि को घूरते हुए कहा। शांति, दादी माँ ने कहा। बुआ जी ठीक कह रही हैं दादी माँ, आप अजीत से बातें कीजिए, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, ऋषि बोला। और बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, ऋषि ने अजीत से पूछा। बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं, तुम तो रोज़ नई कामयाबी की बुलंदियाँ छू रहे हो, अजीत बोला। अरे कहाँ, ये सब तो दादी माँ और भाभी माँ के आशीर्वाद और भैया की वजह से है, वरना मैं कहाँ ये सब, ऋषि ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये लड़का, ये तो माँ की मेहरबानी है जो आज की। इससे आगे बुआ जी कुछ कहती उससे पहले ही दादी माँ तेज आवाज़ आई। बस शांति, अब इसके आगे एक शब्द मत बोलना। ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा ना, बुआ जी अपनी जलती निगाहें ऋषि पे डाली। भाभी माँ, मेरा हो गया, ऋषि उठते हुए बोला और चला गया। शांति, कितनी बार समझाया है तुम्हें, लेकिन तुम हो कि अपनी आदतों से बाज नहीं आती, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो, दादी माँ सख्त आवाज़ में बोली। हाँ तो मैं सच ही बोलती हूँ, मैं क्या गलत बोलती हूँ, बुआ जी ने कहा। लेकिन तुम तल्ख बोलना तो छोड़ सकती हो माँ, मुझसे ये झूठा दिखावा नहीं होता, आप ही करो ये सब। शांति, दादी माँ गुस्से से चीखी। नानी माँ, आप शांत हो जाइए, मैं मॉम को समझाता हूँ, अजीत ने उन्हें शांत कराते हुए कहा। समझाओ इसे अजीत, अच्छे से समझाओ और कहो कि अपने जबान को कंट्रोल में रखे। जी नानी माँ, अजीत ने कहा और शांति को लेकर वहाँ से चला गया। शैलजा और रवि ने एक दूसरे को देखा, फिर वसुधा को। वो हैरान परेशान सी वो सब देख रही थी। रवि ने शैलजा को इशारा किया तो शैलजा वसुधा के पास आई और रवि दुर्गा देवी के पास। दादी माँ, रवि की आवाज़ पर दुर्गा देवी ने उसे पलटकर देखा। रवि, वो समझती क्यों नहीं, हर समय मेरे बच्चे को अपने जहर बुझे तीर से छलनी कहती रहती है, और वो बेचारा चुपचाप सुन लेता है, सिर्फ मेरी वजह से। दुर्गा देवी जी दुखी स्वर में बोली। दादी माँ रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, रवि ने चेयर पर बैठते हुए बोला। कब ठीक होगा रवि, कब, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरी ही औलाद है। बुआ जी तो पहले से ऐसी हैं, आप क्यों इतना सोच रही हैं, छोड़िए ना, उनकी तो आदत है, रवि ने समझाते हुए कहा। रवि, उस बच्चे का क्या कसूर है, उसने क्या बिगाड़ा है शांति का, उसने तो सब कुछ अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है, ये नाम, ये शोहरत, ये सब कुछ उसने तो हमसे कुछ भी नहीं लिया सिवाय, क्या कसूर है उसका अगर वो, दादी माँ कहते कहते रुक गई और एक नज़र वसुधा को देखा। अच्छा ठीक है, अब इतना ना सोचिए, चलिए आराम करिए, रवि उन्हें कमरे में ले जाते हुए बोला। वसुधा वहीं खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में कई विचार आ रहे थे, ऋषि और बुआ जी को लेकर कई सवाल थे, लेकिन जवाब किससे मांगे। वसुधा, शैलजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वसुधा अपने ख्यालों से बाहर आई। जी भाभी, क्या सोच रही हो, बुआ जी के बारे में। नहीं, वसुधा ने अपने भाव छुपाते हुए कहा, लेकिन शैलजा से उसके चेहरे पर आए परेशानी के भाव छुप ना सके। तुम बुआ जी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक है, शैलजा बोली तो वसुधा ने हाँ में सिर हिला दिया। आओ नाश्ता करते हैं, शैलजा ने चेयर पर बैठते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है भाभी, आप खाइए, वसुधा बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शैलजा जानती थी
कि वो ऋषि को लेकर उदास है। आखिर किस पत्नी को अपने पति का ऐसा अपमान बर्दाश्त होगा। माना कि दोनों के बीच रिश्ता अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन रिश्ता तो है। सीढ़ियों से होकर कॉरिडोर से गुजरते समय वसुधा के कान में किसी की बातें पड़ी। वसुधा ने नज़रअंदाज कर आगे जाना चाहा कि ऋषि का नाम सुनकर उसके कदम ठिठक गए और वो उस कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मॉम, आपको क्या ज़रूरत है हर समय उस ऋषि को बुरा भला सुनाने की? अजीत बोला। तुम नहीं जानती। शांति जी अजीत से गुस्से से बोली। वो मॉम प्लीज़ रिलैक्स। आप ये बिहेवियर है जिसकी वजह से आपको नानी माँ के सामने सिर झुकाना पड़ता है और वो ऋषि उनका और चहेता बन जाता है। अजीत ने कहा। तो क्या करूँ मैं? हाँ बोलो, क्या करूँ? तुम नहीं जानते, जब जब उसको देखती हूँ ना, हजारों सांप मेरे सीने पे लौटने लगते हैं। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे कि वो इस घर में सबका चहेता बन बैठा है। और तो और मेरी माँ, सगी माँ भी उसी की तरफदारी करती हैं। उस लड़की की वजह से सब बर्बाद हो गया और तू भी मुझे ही समझा रहा है। घमंड नहीं देखा तूने उस लड़के का? वसुधा अपने शब्दों में तलखी लाते हुए बोली। मॉम, मैं सब समझ रहा हूँ और सब जानता भी हूँ, लेकिन ऐसे रिएक्ट करने से नानी माँ की नज़रों में हम बुरे बन जाएंगे, लेकिन और गिर जाएंगे। मुझे उस ऋषि से बहुत नफरत है। उसे देखते ही एक आग सी भड़क उठती है दिल में, लेकिन ऐसे उतावले होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सब्र से काम लो। अगर हमें हमारे मकसद में कामयाब होना है ना, तो नानी माँ की नज़र में हमेशा अच्छे बने रहना होगा, जैसा कि मैं रहता हूँ। और इस ऋषि को तो हम बाद में देख लेंगे। अजीत ने शांति जी को समझाते हुए कहा तो वो थोड़ा शांत हुई। वसुधा ये सब सुन सीधा कमरे में गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऋषि से इस हद तक नफरत कर सकता है। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? कहीं ऋषि ने इन लोगों के साथ भी तो कुछ गलत नहीं किया? अपनी अकड़ और जिद में वसुधा का मन ऐसे ही अनेकों आशंकाओं से भर गया। वसुधा और ऋषि की दूरियों का सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। वसुधा की छुट्टियां भी खत्म होने को थी। जैसा कि ऋषि ने उसे आगे पढ़ाने की इजाज़त दे दी थी, तो वसुधा को उसी बारे में ऋषि से बात करनी थी, लेकिन ऋषि उससे बात ही नहीं करता। उसके अक्खड़ बिहेवियर पर वसुधा को अब झुंझलाहट होने लगी थी। दूसरी तरफ अजीत का बर्ताव वसुधा को कुछ खास पसंद नहीं था। उसका बात करने का ढंग, बात बात पर उसके करीब आने की कोशिश करना, उसे छूने की कोशिश करना। वसुधा को उसे देखते ही गुस्सा आता। वसुधा जितना हो सके उससे दूर ही रहती, ये सोचकर कि मेहमान है और फिर वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी, क्योंकि ऋषि पहले से उससे नाराज़ था। ऋषि की बेरुखी अब उससे सही नहीं जा रही थी। एक सुबह सभी बैठे नाश्ता कर रहे थे तो अजीत एकदम से दुर्गा देवी जी से बोला। नानी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना बेटा, दुर्गा देवी जी बोली। अजीत ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, फिर दुर्गा जी की ओर भोली सी शक्ल बनाकर बोला। वो नानी माँ, मुझे आपसे अपने एक प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए। ये सुन रवि के हाथ खाते खाते रुक गए और वो शैलजा को देखने लगा, लेकिन ऋषि बिना किसी प्रतिक्रिया के अपना नाश्ता कर रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वसुधा का ध्यान ऋषि पर ही था। सॉरी रानी माँ, मैं चाहूँ तो मार्केट से पैसा उठा सकता हूँ, लेकिन आप तो जानती हो ना, इसमें रिस्क है। और जब पैसा हमारे घर में है तो बाहर से क्यों लूँ? आप तो जानती ही हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। इसी हक से जो मन किया मांग लेता हूँ। अजीत, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे पैसे मांगते समय तुम हिचकिचाते नहीं, हक से मांगते हो, और मैं तुम्हें दे भी देती हूँ, क्योंकि मैंने तुम में, रवि और ऋषि में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। लेकिन बेटा, इसके पहले भी तो तुम मुझसे पैसे ले गए हो, उसका अब तक हिसाब नहीं दिया। दुर्गा देवी सहजता से बोली। ये सुन अजीत सकपका गया, लेकिन बुआ जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। नानी माँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, प्रॉमिस।
ये तो घर का मामला है, इसीलिए मैं रिलैक्स रहता हूँ और तुम्हें पैसे लौटाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है ना। दुर्गा देवी जी उसकी बात काट उस पर गहरी निगाह डाली। नहीं नानी माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अजीत बोला, बेटा तुम जानते हो तुम्हारी कामयाबी से मुझे खुशी ही मिलेगी क्योंकि तुम मेरी नाती हो, लेकिन हर बार तुम्हें ऐसे पैसे देकर मैं रवि और ऋषि के साथ गलत करती हूँ। वो तो कुछ बोलते भी नहीं और ना ही मुझसे सवाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक अपराध बोध होता है क्योंकि ये इनकी मेहनत की कमाई है। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मेरा बेटा मेहनत नहीं करता? क्या मेरा और मेरे बेटे का इस घर, इस जायदाद पर कोई हक नहीं? शांति गुस्से से बोली, हक है तभी तो कुछ मांग रहा है और तुम बड़े आदर और प्यार से मिल भी सॉरी, हक है तभी तो तुम मांग रही हो और तुम्हें बड़े आदर और प्यार से मिल भी जाता है, लेकिन तुम भूल रही हो अपने हिस्से की जायदाद तुम पहले ही ले चुकी हो जब तुम्हारे पापा जिंदा थे। अब ये जो कुछ भी है ये सब मेरे बेटे और पोतों की मेहनत का है। दुर्गा देवी जी बोली, जिस पर शांति के पास कोई जवाब नहीं था। माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं अपनी ही बेटी से? शांति ने झूठा रोने का नाटक किया और आगे बोली, हाँ हाँ, मैं खूब समझती हूँ। हमारी तो अब आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है, आपका खास कोई और बन बैठा है। शांति ने जलती हुई निगाहें ऋषि पर डाली। उसके पहले ही वो कुछ और बोलती, ऋषि उठते हुए बोला, दादी माँ मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। दुर्गा देवी जी ने उसकी ओर देखा तो उसने प्यार से उनके गले लग उन्हें पुचकारा और बिना कोई बात बोले बाहर चला गया। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए अजीत मन में बोला, ये मॉम तो मेरे सारे के किराए पर पानी फेर देंगी। इससे पहले कि आती हुई लक्ष्मी रूठ जाए, मॉम को चुप कराना होगा। अजीत जल्दी से शांति के पास आया। मॉम, क्या हो जाता है आपको? कितनी बार समझाया है आपको, लेकिन आप समझती ही नहीं। और नानी माँ से ऐसे बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अजीत ने शांति की हथेली थाम उसे दबाते हुए आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। दुर्गा देवी जी ने एक गहरी सांस ली और अजीत से पूछा, अजीत तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जी नानी माँ, 40 करोड़। अजीत बोला, ठीक है शैलजा। जी दादी माँ। बेटा मेरे कमरे से मेरी चेक बुक ले आओ, दुर्गा देवी ने कहा तो शैलजा ने उनके कमरे में जाकर चेक बुक लाकर उन्हें दे दिया। दादी माँ ने चेक पर साइन कर अजीत को दे दिया। चेक देख अजीत की आंखों में चमक आ गई और होठों पे कुटिल मुस्कान। कोशिश करना कि जल्दी ही लौटा देना, ये मेरे पोतों की मेहनत की कमाई है। जी नानी माँ, बिल्कुल, अजीत ने कहा। दुर्गा देवी जी बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। वसुधा अपने कमरे में बैठी नीचे जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोच रही थी कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर नाम पापा का फ्लैश हो रहा था। वसुधा ने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो पापा। वसुधा मुस्कुराती हुई बोली, कंग्रेचुलेसन बेटा। बख्शी जी ने खुशी से कहा। किस बात के लिए पापा? वसुधा ना समझी से बोली, बेटा तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है एग्ज़ाम में। ये सुन वसुधा भी खुश हो गई। थैंक यू पापा। बेटा तुमने ऋषि से बात की अपनी पढ़ाई के बारे में? ये सुन वसुधा उदास हो गई। वो धीमे स्वर में बोली, नहीं हो पाई बात पापा। वो बात तो करो बेटा, मैं जानता हूँ वो कभी मना नहीं करेगा। वैसे भी ये तुम्हारा आखिरी साल होगा, फिर इंटर्नशिप होगी। तुम कहो तो मैं बात करूँ? बख्शी जी बोली, नहीं पापा मैं कर लूँगी, आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। ऋषि ने क्या कहा ये ज़रूर बताना। ठीक है पापा, वसुधा ने कहा और कॉल कट कर दिया। कैसे बात करूँ उनसे पापा, वो तो मुझसे बात ही नहीं कहते, मुझसे सामना ना हो जाए इसीलिए वो रात देर से आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। अगर कभी आमना सामना हो भी जाए तो वो अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
वसुधा ने खुद से ही कहा। रात में वसुधा ऋषि का वेट करती रही, लेकिन आज ऋषि को कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, इसीलिए बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। ऋषि जब आया तो आज उसे वसुधा उसका इंतजार करते नहीं मिली। उसकी नज़रें वसुधा के कमरे की ओर उठी। वसुधा को वहाँ देख उसके दिल में एक टीस सी उठी, जैसे उसे भी एक्सपेक्टेशन थी वसुधा के यहाँ होने की। क्यों उम्मीद कर रहा है ऋषि? आखिर एक ना एक दिन वो थक ही जाती तेरा इंतजार करके। तो वो दिन आज ही आ गया। मन ही मन बोलो फीका मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब वसुधा की नींद खुली तो घड़ी में देखा रात के 2:30 बज रहे हैं। अरे मैं तो सो गई, मुझे तो इन्हीं से बात करनी थी, तो क्या ये अब तक नहीं आए? वसुधा ने मन ही मन कहा। नहीं, इतनी रात हो गई है, आ गए होंगे। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही देख कर आती हूँ, वसुधा ने कहा और अपना दुपट्टा उठा कमरे से बाहर आई। वो जल्दी जल्दी चलते हुए कॉरिडोर के आखिरी कमरे तक आई और रुक गई। कम ऑन वसुधा, हिम्मत तो करनी होगी, वसुधा ने कहा और दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वसुधा ने हौले से डोर का नॉक घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर आकर देखा ऋषि काउच पर सोया हुआ है। उसके चेहरे पर इस समय एक निश्चल मुस्कान थी। वसुधा धीमे दबे कदमों से उसके पास आई और उसे प्यार से निहारने लगी। उसने ध्यान से ऋषि के चेहरे को देखा। गोरा रंग, ऊंचा माथा, उस पर बिखरे बाल, हल्के बेयर्ड, सुख पतले होठ और आंखों पर घनी बड़ी बड़ी पलकी, जैसे अभी अभी मस्कारा लगाया हो। वो किसी सम्मोहन में बंधी ऋषि को एकटक देखने लगी। कुछ देर ऋषि को जी भर के देखने के बाद उसने ऋषि को कंबल उठाया और कमरे से बाहर आ गई। सुबह तो मुझे इनसे बात करनी ही होगी, वसुधा ने खुद से ही कहा। वो अपने कमरे की ओर जाने लगी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचते हुए कोने में ले गया। अंधेरा होने की वजह से वसुधा को उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। वो झट से पलटती, वो छटपटाती रही छूटने के लिए, लेकिन उस इंसान ने उसे दीवार से टिका दिया। गार्डन से आने वाली लाइट्स की हल्की रोशनी में वसुधा को उसका चेहरा दिखा। वह हैरानी से बोली, तुम? हाँ मैं, अजीत एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी बदतमीजी तो की ही नहीं है, थोड़ा बदतमीजी तो करने दो। अजीत उसके और करीब आते हुए बोला तो वसुधा ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा दिया। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं शोर मचाऊंगी और अगर मेरे पति ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वसुधा गुस्से से बोली। पति? ओह रियली, पति? अजीत एक गंदी मुस्कान के साथ बोला। तो बुलाओ तुम्हारे पति को। कहाँ है वो? जरा मैं भी तो देखूं। वो तो खुद तुमसे अलग दूसरे कमरे में सोता है, तुमसे दूर दूर रहता है। ये सुन वसुधा हैरानी से उसे देखने लगी। ओ कम ऑन, अब मुझे ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। ओके, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे और ऋषि के बीच कैसा रिश्ता है, या फिर मैं कहूँ कोई रिश्ता है ही नहीं, अजीत बोला और गंदे तरीके से वसुधा को छूने लगा। वसुधा छूटने के लिए छटपटाने लगी। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, घटिया इंसान। अब इतना भी नाटक मत करो बेबी, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें ऋषि से भी ज़्यादा खुश रखूँगा। ये ऋषि को तो तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है, इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी उससे दूर है। लेकिन डोंट वरी, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें, अजीत ने बहुत घटिया तरीके से कहा। कैसे घटिया बातें कर रहे हो तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ और मेरे पति के मुकाबले तो तुम उनके पैरों की धूल तक नहीं हो। और अब शराफत से मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें असली वसुधा के दर्शन करवाती हूँ। वसुधा गुस्से से बोली। क्या कर लोगी तुम? अजीत मुस्कुराते हुए बोला। तो देखो, वसुधा ने कहा और उसकी टांगों के बीच जोर से अपना घुटना मार दिया। अजीत के मुंह से एक चीख निकली और वो दर्द के मारे जमीन पर बैठ गया। वसुधा घुटनों के बल
उसके सामने बैठी और उसका बाल पकड़कर बोली, मैं कम बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, और जहाँ तक मेरे पति की बात है तो मैं तुम्हें उनके मुकाबले कुछ नहीं समझती, तो उनकी और तुम्हारी तुलना हो ही नहीं सकती। अब आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना, समझे तुम, वसुधा ने कहा और जाने लगी कि इतने में अजीत ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए, उसका चेहरा अपने करीब कर बोला, अभी बताता हूँ तुझे, तेरी अकड़ निकालता हूँ। ये बोल वो वसुधा के होठों के करीब आने लगा। वसुधा छूटने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में पास ही टेबल पर रखा वॉच टूट कर गिर गया। वॉच टूटने की आवाज़ से ऋषि की नींद खुल गई। वो एकदम से उठ गया। एक बेचैनी के साथ वो तुरंत कमरे से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कॉरिडोर के कोने तक आया और एकदम से पीछे मुड़ गया तो वहाँ का नज़ारा देख वो दंग रह गया। उसकी आंखों में ज्वालामुखी उतर आया। अजीत वसुधा को किस करने वाला था कि उसकी तेज आवाज़ आई, अजीत। आवाज़ सुन अजीत ने उस तरफ देखा और वसुधा को तुरंत छोड़ दिया। वसुधा छूटते ही सीधा ऋषि के सीने से आ लगी और फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अजीत कुछ सोच भोली सी शक्ल बनाकर ऋषि के पास आया और बोला, अच्छा हुआ ऋषि जो तू आ गया। ये लड़की ना बहुत चालू है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया और आने के बाद मुझसे जाने कैसी कैसी बातें करने लगी, और जब मैंने मना किया तो मेरे करीब आकर ये ऐसी हरकतें करने लगी कि क्या बताऊँ। वसुधा ये सुन हैरानी से उसे देखने लगी और ऋषि की ओर अपनी आंसू भरी नज़रों से देख नाम में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा ये मुझे अकेला देख मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। वसुधा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। तुम्हारा यकीन क्यों करेगा, वो तो मेरा भाई है, मेरा यकीन करेगा। ऋषि मैं सच कह रहा हूँ, इसने मुझे ये कहा कि मैं बहुत अकेली हूँ। ऋषि तो मुझसे दूर रहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम यहाँ क्या कर, ऋषि आगे पूछता उससे पहले ही अजीत ने कहा, हाँ हाँ बोलो, तुम यहाँ क्या कर रही थी, अब बोलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, ऋषि ने अजीत से पूछा तो अजीत सकपका गया। मैंने कहा ना कि इसने ही मुझे यहाँ बुलाया है, अजीत संभलते हुए बोला। अच्छा, इसने तुम्हें बुलाया और तुम आधी रात को यहाँ अंधेरे में इससे मिलने आ भी गए। इतनी फिक्र थी तुम्हें इसकी, पूछ सकता हूँ क्यों, ऋषि ने कठोरता से पूछा। अजीत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो मैंने सोचा कि तुम्हारी बीवी है तो हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, अजीत हकलाते हुए बोला। अच्छा, ऋषि ने उसे घूरते हुए बोला। मैं सच कह रहा हूँ ऋषि, ये लड़की झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो, और ये सिर्फ कोई मामूली लड़की नहीं, ऋषि खन्ना की बीवी है, तो जरा तमीज से, ऋषि ने ऊंची आवाज़ में कहा तो अजीत घबरा गया। वसुधा भी ऋषि का ये रूप देख सहम गई। उसकी मुट्ठी ऋषि की टी शर्ट पर कस गई। ऋषि के बस में होता तो इस समय अजीत को जान से मार देता। इतना गुस्सा आ रहा था उसे, लेकिन वो किसी तरह खुद जब्त किए खड़ा था। मेरी बीवी के बारे में मुझे किसी और से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे बदतमीजी करने वाले को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं सिर्फ बुआ जी और दादी माँ की वजह से चुप हूँ और तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो कल सुबह की पहली किरण के साथ इस घर से निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और ऋषि खन्ना को तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वो क्या चीज़ है। वो जो कहता है वो पत्थर की लकीर होती है, ऋषि ने अपनी लाल आंखों से उससे घूरते हुए कहा तो अजीत बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला गया। उसके जाते ही वसुधा एक बार फिर से ऋषि से लिपट कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ, रोना बंद करो, ऋषि ने वसुधा को प्यार से सहलाते हुए कहा और उसे कमरे में ले जाने लगा। उसने नीचे झुककर
वसुधा का दुपट्टा उठाया और उसके इर्द गिर्द लपेट दिया। वसुधा एक टक उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन ऋषि की आंखों में कोई भाव नहीं थे। जाने क्या तलाश रही थी वसुधा उसकी आंखों में। ऋषि उसे अपनी बाहों में समेटे उसके कमरे में लेकर आया। बिस्तर पर बैठकर वो उस रूम में गया और कुछ देर बाद गर्म पानी और टॉवेल से उसका चेहरा पोंछने लगा। वैसे तो वसुधा को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन संघर्ष करते समय उसके हाथ और चेहरे पर हल्की हल्की खरोंच जरूर आई थी। ऋषि ने उसका चेहरा पोंछा और उसे बिस्तर पर सुला दिया। ऋषि जाने लगा तो वसुधा ने उसकी कलाई पकड़ ली। ऋषि ने मुड़कर देखा तो वसुधा बोली, आप कहीं मत जाइए प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप यहीं रहिए ना। ये बोल वसुधा रोने लगी। अच्छा, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूँ तुम्हारे पास, अब सो जाओ, ऋषि ने कहा तो वसुधा उसकी एक हथेली अपने गाल से लगाकर लेट गई। उसकी हथेली का गर्म स्पर्श उसे सुकून दे रहा था। ऋषि उसकी बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगा। वसुधा ने ऋषि को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। उसके सोने के बाद ऋषि की आंखों में जैसे ज्वालामुखी उतर आया हो। उसने आहिस्ता से अपनी हथेली वसुधा के गाल के नीचे से हटाई और वो उसके कमरे से निकल सीधा अजीत के कमरे में गया। अजीत इस समय आराम से लेटा था। ऋषि को देखते ही उठ बैठा। ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे कमरे में ऐसे कैसे आ गए, तुम खुद को। अजीत उसके आगे कुछ बोलता उसके पहले ही उसके मुंह पे एक जोरदार पंच पड़ा। यू, अजीत गुस्से से बोला, आवाज़ नीचे। ऋषि ने उसकी कॉलर पकड़ गुस्से से कहा, ये मेरी वसुधा के करीब जाने के लिए था, सोचा तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन इतनी बड़ी बदतमीजी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, वरना अगली बार याद कैसे रहेगा। अब कान खोल के सुन लो, अगर सुबह तुम मुझे इस घर में दिखाई दिए ना, तो दादी माँ और भाभी माँ को तुम्हारी करतूत बता दूंगा। तो अगर उनकी नज़रों में गिरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी तुम जिस काम के लिए आए थे वो हो ही गया होगा, चेक तो मिल ही गया होगा दादी माँ से। तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें वसुधा के आसपास भी नहीं देखना चाहता। ऋषि ने उसकी कॉलर छोड़ उसे दूर ढकेलते हुए कहा और फिर वसुधा के कमरे में आ गया। ऋषि वसुधा के कमरे में दोबारा आया, चेयर को खींच उसके पास बैठ गया। उसके बालों में हौले हौले उंगलियां चलाने लगा। मुझे माफ़ कर देना, आज मेरे घर में रहते रहते तुम्हारे साथ ये बदतमीजी हुई, लेकिन आगे से मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि तुम्हें सेफ फील करा सकूं। आज के बाद तुम्हें किसी के आगे कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऋषि खन्ना का वादा है तुमसे। ऋषि ने उसके मासूम चेहरे को देखकर कहा। ऋषि बहुत ही प्यार से उसका सिर सहला रहा था, रात भर उसकी फिक्र में ही जाग रहा था। घड़ी में समय देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर आया तो देखा अजीत अपना सामान लिए घर के बाहर जा रहा है। अभी घर में कोई जागा नहीं था सिवाय कुछ नौकरों की।